हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 72। पीयूष, कहाँ हो तुम? सामने से शालिनी ने मानो कुछ सोचते हुए कहा तो पीयूष उसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। तुम तुम्हारी आवाज़, शालिनी तुम रो रही थी? शालिनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं तो बस सुबह आज जल्दी उठ गई थी और नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए शायद। थोड़ा रुक कर, ये छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो अभी? मैं तो अभी कंपनी के काम से बाहर आया हूँ। तुम्हें कुछ काम था क्या? पीयूष ने रूही को घूरते हुए कहा, जो फिलहाल उसे देख उसकी बातें सुनते हुए अपनी हंसी रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी। पीयूष उठकर कैबिन में मौजूद बालकनी की तरफ बढ़ गया और शालिनी से बात करने लगा। नहीं, वो एक्चुअली ऐसे ही पूछा था। पीयूष कुछ बोलता उसके पहले ही शालिनी फिर बोल पड़ी, अच्छा मैं रखती हूँ कॉल, तुम अपना काम कर लो। पीयूष ने कहा ही था कि शालिनी ने कॉल कट कर दिया। पीयूष को कुछ अजीब लगा, मगर ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा कि शायद देर तक जागने और जल्दी उठने की वजह से वो थकी हुई हो। मोबाइल जेब के हवाले करके एक बार फिर वो रूही और रुपेश के पास आ गया। उनका डिजाइनिंग हाउस नया और शिमला के बाजारों में मशहूर था, मगर उन दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि पीयूष ओबरॉय जैसा बिजनेसमैन उनके हाउस में कोई डिजाइन ना सिर्फ अपनी पसंद से कस्टम करवाएगा, जबकि उन्हें ज्यादा कीमत तक देगा। इसलिए दोनों ही कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। मन ही मन वो ये सोच रहे थे कि पीयूष को डिजाइन पसंद आएंगे या नहीं। वो दोनों पीयूष को देख रहे थे, जो बड़े ध्यान से सामने बॉक्स में मौजूद एक खूबसूरत से हीरे की अंगूठी और एक पेंडेंट को देख रहा था। थोड़ी देर बाद रुपेश के आगे एक चेक रखता हुआ पीयूष अपने जाने पहचाने से लहजे में बोला, डिजाइन काफी खूबसूरत हैं और जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रहे 1 करोड़। रुपेश हैरानी से चेक को देखने लगा, क्योंकि इन डिजाइन्स के जितने पैसे हुए थे वो तो पीयूष ने पहले ही दे दिए थे, तो फिर ये क्या था? सर ये बहुत ज्यादा है सर, सॉरी हम ये नहीं ले सकते। रूही ने बस ऐसे ही कहा था, उसे लगा था कि हम इतने समय में ये नहीं बना पाएंगे, इसलिए उसने वैसा कहा था। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रुपेश ने 1 करोड़ का चेक देखकर जब पीछे से कहा तो पीयूष के कदम रुक गए। रुपेश को याद आ रहा था कि जब पीयूष उन डिजाइन्स का ऑर्डर देने उनके ऑफिस में आया था तो रूही ने हंसी भरे लहजे में कह दिया था कि अगर 2 दिन में उन्होंने डिजाइन बना लिए तो क्या पीयूष उन्हें 1 करोड़ रुपए दे देगा। और पीयूष, उसने तो सच में चेक ही आगे कर दिया। रुपेश की बात सुनकर पीयूष के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हारे हक का है ये, एहसान नहीं कर रहा हूँ। बदले में हमारे घर में पार्टी ओकेजन कुछ भी हो, ज्वेलरी डिजाइन्स का ऑर्डर तुम्हारे डिजाइनिंग हाउस को ही मिलेगा। अपनी बात पूरी करके पीयूष वहां से लंबे डग भरते हुए चला गया, जबकि रुपेश और रूही अब भी स्तंभ से उस चेक को देख रहे थे। उस इंसान के बारे में जो भी सुना था वो सब सच था। ये पूरा सनकी इंसान था। वहीं पीयूष अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। शिमला की उन सड़कों पर तेजी से उसकी बाइक भाग रही थी। बाल हवा की वजह से उड़ रहे थे और हमेशा की तरह आंखों में शिमला में पसरी सर्दी की तरह ही सर्द भाव थे। शाम का वक्त, पीयूष की बाइक ने कॉलोनी में एंट्री ली तो उसे कुछ अजीब लगा। मौसम बेशक ठंडा था, मगर इतना अंधेरा भी नहीं होना चाहिए था। शायद लाइट चली गई थी, यही सोचकर सिर झटककर वो आगे बढ़ गया। बाइक पार्क में लगाकर वो चाबी घुमाते हुए घर की तरफ बढ़ा ही था कि पूरा लॉन रोशनी से नहा उठा। अभी 2 पल ही हुए थे कि आसपास हर जगह रोशनी फैल गई। पीयूष हल्का हंस दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा ही था कि उसके कदम ठिठक कर रह गई। उसके दरवाजे से पीयू को लेकर आती शालिनी को देख उसकी नजरें अपने आप दगा करने पर आ गई। ये लड़की बीते वक्त के साथ और खूबसूरत होती जा रही थी, उसमें कोई शक की बात नहीं थी। उसका हाथ पकड़कर आती पीयू भी काफी प्यारी लग रही थी। एक पल को पीयूष के लिए मानो सब थम सा गया। पीले रंग की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज और आगे से हल्का मांग निकालकर पीछे बनाए ढीले से जूड़े में हल्के मेकअप में शालिनी अपनी सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसका हाथ पकड़े प्यारे से मुस्कान लिए व्हाइट कलर के प्यारे से फ्रॉक में, जिसमें खूबसूरत पर्ल लगे थे, बालों में प्यारे से क्लिप्स और पैरों में सफेद जूतियां पहने पीयू किसी लिटिल फेरी की तरह लग रही थी। पीयूष पीयू को ही देख रहा था, तभी एकदम से सभी लोग वहां आ गए और जोर से चिल्ला दिए, हैप्पी बर्थडे पीयूष एंड पीयू। पीयूष ये सब देखकर हंस दिया। उसे अंदाजा नहीं, पूरा यकीन था कि इस बार वो श्रुति और मयंक को मना भी कर ले तो भी उसका बर्थडे तो सेलिब्रेट होना ही था। पीयूष के गले लगकर उसकी पीठ थपथपाकर मयंक ने उसे चेंज करके आने को कहा तो पीयूष अपने हाथ में पकड़ा शॉपर उसे थमाते हुए किसी को ना देने और ना खोलने की हिदायत देकर घर के अंदर चला गया। स्वयं दूर से खड़े होकर पीयू को ध्यान से देख रहा था,
जो काफी खुश नजर आ रही थी। कॉलोनी के सभी लोगों के साथ साथ वहाँ स्वर, यामिनी, अंकित, मधु भी थे। सबसे पीछे धनु को साथ लिए स्वयं खड़ा था। ब्लैक टी शर्ट जिस पर व्हाइट चेक शर्ट जिसके सारे बटन खुले हुए थे और आस्तीन कोहनी तक मोड़ी हुई थी। होठों पर बिखरी वो मनमोहिनी मुस्कुराहट जो शायद पीयू को देखते वक्त ही दिखाई पड़ती थी। गहरी भूरी आंखों पर लगा चश्मा उसे और मासूम बना रहा था। बाईं तरफ बो के बिल्कुल ऊपर बना कट का निशान बचपन की किसी अमिट शरारत की गवाही दे रहा था। अमूमन वो शांत ही रहता था, कम बोलना उसकी आदत में शुमार था, मगर इस बीच पीयू को कैसे समझना है और कैसे समझाना है दोनों उसे काफी अच्छे से पता था। आखिर उम्र से पहले समझदार जो हो गया था। वो पीयू की तरफ ही देखता रहता, अगर धनु उसका हाथ पकड़कर नहीं खींचती तो। भाई वो मारा। रोती हुई धनु अपने सिर को पकड़कर पार्थ को मारने जा रही थी कि स्वयं ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। धनु, धनु क्या हुआ, मुझे बताओ बच्चा। घुटनों पर बैठकर उसके आंसू पोंछकर स्वयं ने प्यार से कहा तो धनु सिसकते हुए पार्थ को देखकर बोली, भाई भाई इसने मारा। अपने बाल पकड़कर बाल खींचकर मारा। स्वयं ने एक नजर पार्थ को देखा जो सामने खड़ा अभी भी उसे और धनु को मासूमियत से टुकुर टुकुर देख रहा था। मैंने नहीं मारा, मैंने बस इसे बताया कि दीदी कैसे फाइटिंग करती है, सच्ची। पार्थ ने मासूमियत से कहा तो स्वयं ने सर हिला दिया। वो कुछ बोलता उससे पहले धनु रोते हुए ही फूट पड़ी। तुम बहुत बुरे हो। मैंने पूछा था कि दीदी फाइटिंग कैसे करती है, मारने को नहीं कहा था। आखिर तक बोलते बोलते वो चिल्ला दी तो पार्थ डर की वजह से पीछे हो गया। धनु पार्थ को मारने बढ़ती उससे पहले स्वयं ने उसे खींच लिया। धनु काम डाउन बच्चा, इट्स ओके, माफ कर दो पार्थ को, देखो वो सॉरी भी बोल रहा। पार्थ को देखकर स्वयं ने इशारा किया तो पार्थ ने दूर से ही धनु को देखकर अपने कान पकड़ लिए। धनु ने डबडबाई आंखों से स्वयं को देखकर कहा, भाई वो गंदा है, आप मारो उसे। धनु वो छोटा है, उसे कैसे मारूं मैं, ये बैड मैनर्स होते हैं ना, बिना किसी की गलती के उसे पनिश करना रॉन्ग है ना। अपनी तकरीबन 4.5 साल की बहन को वो ऐसे समझा रहा था मानो कोई पिता अपनी बेटी को समझा रहा हो, मगर उसकी बात सुनकर धनु ने मुंह फुलाकर अपना चेहरा फिरा लिया। पार्थ उसे दूर से ही खड़ा मासूमियत से देख रहा था। उसने तो बस धनु के बाल खींचकर मुक्का मारकर बताया था कि उसकी दीदी यानी पीयू अपने स्कूल में कैसे फाइटिंग करती है। उसे क्या पता था कि धनु इतना गुस्सा हो जाएगी। थोड़ी दूर पर खड़े अंकित की नजर जब उन पर पड़ी और वो आगे बढ़ा तो मधु ने उसके बांह से पकड़कर पीछे खींच लिया। भूलो मत, तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा स्वयं से क्लोज है, वो संभाल लेगा उसे। मधु की बात सुनकर अंकित के माथे पर कुछ बल पड़ गए, जिनको देखकर मधु ने सिर हिला दिया और उसके हाथ में हाथ डालकर उसे जबरदस्ती आगे ले जाते हुए बोली, चलो तुम आगे, और जैसा तुम सोचते हो वैसा कभी नहीं होगा, आखिर स्वयं भी तो हमारा बेटा ही है ना। लेकिन अंकित की नजरें अब भी उस तरफ थी जिधर स्वयं धनु और पार्थ को समझा रहा था। लेकिन कुछ नहीं अंकित, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, मगर यकीन मानो तुम पापा हो उसके और तुम्हारा हक कभी कोई नहीं ले सकता। अंकित का चेहरा अपनी तरफ करते हुए मधु ने कहा तो अंकित ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं ही इन चीजों को ज्यादा सोचता हूँ। तुम सोचते ही हो, बस जहाँ ध्यान देना चाहिए उस तरफ छोड़कर हर जगह तुम्हारा ध्यान रहता है। मुंह बनाकर मधु सहसा ही बोल पड़ी तो उसे अपनी एक बांह के घेरे में लेते हुए उसके नाक को शरारत से खींचकर अंकित खुलकर हंस पड़ा। व्हाइट शर्ट और ब्लू ट्राउजर में स्लीव्स मोड़ता हुआ पीयूष बाहर आया तो शालिनी की नजरें उस पर ठहर कर ही रह गई। वैसे तो पीयूष ब्लैक और व्हाइट के अलावा दूसरे रंग कम ही पहनना पसंद करता था। ऐसे में भले ही सबको उस पर ब्लैक अच्छा लगे, लेकिन सफेद उसके ऊपर खूब जचता था। यही वजह थी कि आज भी उस पर शालिनी की नजरें रुकी तो रुकी ही रह गई। कसे हुए गठीले शरीर पर सफेद शर्ट जिसमें उभर कर दिखते मसल्स, सेट किए बाल और बियर्ड चेहरा, होठों पर बिखरी सम्मोहित कर देने वाली मुस्कान और उन स्लेटी आंखों में अलग ही चमक। एक हाथ में रिस्ट वॉच थी जबकि दूसरे हाथ में शालिनी की चेन अब भी लिपटी थी। शालिनी उसे देख रही थी कि पीयूष उसके बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए ही उसकी लट पीछे करते हुए शरारत से अपनी एक आंख दबा देता है। शालिनी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसकी आंखों के सामने एकदम से वो सीन चल पड़ा जब पीयूष ने रूही को बांह से पकड़कर संभाला था। शालिनी की वो गहरी कजरारी आंखें एकदम से डबडबा गई, मगर खुद को संभालकर वो पीयू के पास आकर खड़ी हो गई। तब तक श्रुति और तिथि केक लाने चली गई। टेबल पर पीयू का केक
तिथि ने लाकर रखा और पीयूष का श्रुति ने। अपने केक को देखकर जहां पीयू के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई, जबकि पीयूष ने अपने केक को देखकर एकदम से पीयू की आंखों को ढक दिया। केक पर बने सिगरेट, कॉफी और बाइक को देखकर पीयूष एकदम से झेप गया था। उसने तिथि को देखकर मानो केक ले जाने की आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की, तो श्रुति का मुंह बन गया। वो कुछ बोलती उससे पहले तिथि वो केक लेकर अंदर चली गई। बाइक और कॉफी तक तो ठीक था, मगर अपनी बेटी के सामने वो सिगरेट बना केक काटना पीयूष के लिए मुश्किल ही था। एमपीपी हाथ हटाइए अपना, पीयू को आपका केक देखना है। पीयू जब चिल्लाई तो पीयूष को होश आया। अपना हाथ उसकी आंखों से हटाकर उसने गहरी सांस ली और पीयू को देखा, जो उसे ही घूर रही थी। आपका केक कहाँ गया? उसके सवाल पर जब उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो शालिनी ने पीछे से उसके सिर पर बर्थडे कैप लगाते हुए कहा, उनको पीयू के साथ केक काटना था, इसलिए उन्होंने वो केक वापस भिजवा दिया। पीयू कुछ बोल पाती उससे पहले एकदम से वहां अंधेरा हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिंसेस। सामने अंधेरे से ही आवाज आई, तो पीयू ने उस आवाज की दिशा में जाते हुए ही जोर से आवाज दी, पार्टनर। तभी अचानक वो अपनी जगह पर ठिठक गई। पूरे घर में वापस रोशनी हो गई। सामने खड़े आदि को देख पीयू उससे जोर से लिपट गई, तो आदि ने उसे उठाकर हवा में ही गोल घुमा दिया। पीयू को पता था आप आओगे पार्टनर। कुछ भी हो जाए, अपनी प्रिंसेस के बर्थडे को उसके पार्टनर कभी मिस नहीं कर सकते। उसके गले में हाथ डालकर उसके गले लगते हुए ही वो बोली, तो आदि हंस पड़ा। देखा, तभी तो तुम मेरी प्रिंसेस हो। तुम ही बस मुझे समझती जो हो। माँ, पापा जी और शालू ने भी मान लिया था कि मैं सच में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी प्रिंसेस को पता था कि उसके पार्टनर उसका बर्थडे कभी मिस कर ही नहीं सकते। उसकी बात सुनकर पीयू खिलखिलाकर हंस दी। वैसे जिसकी जासूसी करने को कहा था, किया? आदि ने धीरे से पूछा, तो पीयू ने जल्दी से सिर ऊपर से नीचे तक हिला दिया और धीरे से उसके कान में बोली, वो आज पूरे दिन उदास ही थी। किसी से भी बात नहीं कर रही थी, पीयू से भी नहीं। सिर्फ शाम को वो अपने रूम से बाहर आई थी, वरना पूरे दिन वो अपने रूम में ही थी। और पार्थ ने बताया कि उन्होंने सुबह नाश्ते के बाद से कुछ खाया भी नहीं है। बोल रही थी सिर दर्द है। आदि ने बिना कुछ कहे अपनी नजर पूरी लॉन में घुमा ली, मगर जिसकी उसे तलाश थी वो कहीं भी नहीं दिखी। पीयू ने उसका चेहरा दरवाजे की तरफ घुमा दिया, तो आदि की नजरें ठहर कर रह गई। हाथ में चाकू और ढेर सारे बलून्स लिए आती तिथि को देख मानो आदि को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हो रहा था। मैरून कलर की एंकल लेंथ कुर्ती और ब्लैक प्लाजो में तिथि अपनी सादगी के बावजूद काफी प्यारी लग रही थी। चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं, और तो और मानो बालों तक को उसने संवारा ना हो। बस सारे बालों को समेटकर क्लचर की मदद से जूड़ा बना दिया था, जिसमें से लटें बाहर निकल रही थी। कानों में इयररिंग के नाम पर छोटे छोटे टॉप्स और हाथ में उसकी वही घड़ी, जिसे देखते हुए ही आदित्य ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और हल्का पीछे होते हुए बोला, उफ, ये तुम्हारी बुआ बिना प्रिंसेस अपने हर रूप में मेरी जान लेने को तैयार रहती है। अब जल्दी ही सोचना पड़ेगा तुम्हारा फूफस बनने के लिए। आखिर ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? बट यू नो व्हाट, मेरी प्रिंसेस से ज्यादा ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकती। माई प्रिंसेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन होल वर्ल्ड। तुमने अगर यही हरकत मेरी बहन के साथ की और उसे जबरदस्ती परेशान किया, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी जान लेने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। उसके गोद से पीयू को उतारते हुए पीयूष ने कहा, तो आदि हंस दिया। प्रिंसेस, आप शालू के पास जाओ, फूफस कम पार्टनर अभी आते हैं। पीयू को देखकर उसने कहा, तो पीयू सिर हिलाकर चली गई। साले, आदि ने बोला ही था कि पीयूष पीछे हो गया, तो आदि आगे बोला, पूरी बात तो सुनो। साले बनने की तैयारी शुरू कर दो पीयूष ओबरॉय। जल्दी ही आदित्य शर्मा बारात समेत तुम्हारी बहन को लेने आएगा। वेल वील सी, आदित्य शर्मा बारात लेकर आता है या आदित्य शर्मा को लेकर सब हॉस्पिटल जाते हैं। पीयूष ने उसे सर्द नजरों से घूर कर कहा, तो आदित्य ने मुंह बना लिया। वो कुछ बोलता उससे पहले उसके पास से निकलते हुए उसके कंधे पर अपने कंधे से टक्कर देते हुए पीयूष आगे बढ़ गया। कंधा है या पत्थर? खैर देखते हैं पीयूष ओबरॉय, तुम पर भी फोकस किया जाएगा। फिलहाल अपनी प्रिंसेस और तुम्हारी बहन पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। अपने कंधे को झटकते हुए आदित्य श्रुति के पास जाकर खड़ा हो गया। वहीं तिथि का ध्यान अब तक आदि की तरफ नहीं गया था। सभी बच्चों को एक साथ जमा करके वो बलून दे रही थी। तभी एक हाथ उसके आगे आया।
आखिरी बलून है एंड द लास्ट वन इज योर। उसके आगे के शब्द गले में ही रह गए जब उसने अपने सामने आदि को देखा। आदि की आंखों से लग रहा था कि वो 2 रात ढंग से सोया नहीं है। फिर भी उसकी मुस्कुराहट देख तिथि को एकदम से अपने दिल की बढ़ी हुई तेज धड़कनें महसूस हुई। अपने पल के झपकाते हुए वो आदि को देखने लगी तो आदि ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चश्मे को उतारकर साफ करने के बाद पहनाते हुए कहा, अब ठीक है, सिर्फ 5 दिन यहाँ नहीं था और चश्मे की हालत देखो। तिथि हैरानी से उसे देखने लगी तो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर उसने तिथि को पुकारा। तिथि। तिथि एकदम से हड़बड़ा गई तो वो बोला, चले, पीयू केक काटने वाली है। सिर हाँ में हिलाकर वो आगे बढ़ गई जबकि आदि गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। मयंक ने रेहा और रुद्र को कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल करके सामने रख दिया। मुस्कुराकर अपने दोनों तरफ खड़े पीयूष और शालिनी को देखकर पीयू ने आंखें बंद करके विश मांगी और पीयूष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। चलो पीयू, कैंडल ब्लो करो और केक काटो। श्रुति ने जब उससे कहा तो पीयूष का हाथ थामकर वो बोली, एमपीपी, बर्थडे एक साथ है तो कैंडल्स भी एक साथ ब्लो करना चाहिए ना, और केक भी साथ में काटना चाहिए, है ना। पीयूष ने हाँ में सिर हिलाया तो उसके और शालिनी का हाथ पकड़कर उसने खींचा। पीयूष और शालिनी दोनों ही झुक गए तो पीयू मुस्कुरा दी। कैंडल ब्लो करके पीयूष और शालिनी का हाथ साथ में पकड़कर केक काटने के बाद शालिनी ने उठकर उसका माथा चूम लिया और बोली, हैप्पी बर्थडे बच्चा। तब तक पीयूष उसके पास आया और अपने पंजों के बल बैठकर पीयू के गले में एक खूबसूरत मगर सिंपल सा पेंडेंट पहनाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे पीयू, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और सॉरी आपको इतने साल अकेला और लोनली फील कराने के लिए। पीयू ने उस पेंडेंट को देखा जिसके चेन पर काफी बारीकी से पियाल ने लिखा था और बीच बीच में डायमंड का वर्क किया था और वो सफेद पेंडेंट ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बर्फ के ढके पहाड़ के सबसे ऊपरी छोर पर सूर्य की चमकती रोशनी हो। शालिनी, 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जाती हुई शालिनी का हाथ पकड़कर रोकते हुए घुटनों पर बैठते हुए उसने आगे बोलना कंटिन्यू रखा। मैंने पास्ट में जो भी गलतियाँ की, मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें भूल जाओ, मगर मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ शालिनी। एक नई शुरुआत हमारी मोहब्बत की, एक नई शुरुआत हर चीज़ की। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। हर वक्त हर पल तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमारी नई दुनिया बनाना चाहता हूँ। अपने लिए एक मौका और तुम्हारी मोहब्बत चाहता हूँ। अपनी जेब से बॉक्स निकालकर उसके आगे करके, आई लव यू शालिनी, आई लव यू बियॉन्ड ऑफ लाइफ, विल यू मैरी मी शालिनी। जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए राजी हो? शालिनी अपनी जगह पर जर्सी खड़ी पीयूष को देख रही थी। पूरे लॉन में बिल्कुल खामोशी पसरी थी। सब शालिनी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज उस खामोशी भरे माहौल में गूंज गई। क्या होगा शालिनी का जवाब? कैसा पड़ेगा इन चीजों का पीयू पर असर? क्या फैसला लेगी शालिनी? कैसे समझाएगा पीयूष उसे? कभी शालिनी सब भूलकर बढ़ेगी अपनी जिंदगी में आगे? पीयूष को मिलेगा दूसरा मौका? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।